अब उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम बना हुआ है, ये नोट्स दूसरे हैं। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। द फैक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस कंडीशन इट कॉल्ड एज डोमिनेंट फैक्टर। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फैक्टर थे दरअसल में उसको हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। मेंडल को ये बात पता नहीं थी कि जिसको वो फैक्टर बोल रहे हैं वो दरअसल में जीन है। ठीक है, तो जीन भी बोल सकते हैं और फैक्टर भी बोल सकते हैं। मेंडल के हिसाब से फैक्टर चलेगा और हमारे हिसाब से जीन चलेगा। जीन ही फैक्टर है। तो फैक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस कंडीशन, जो यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन मिली थी कैपिटल T स्मॉल t, वो यहाँ पर क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इसको हम डोमिनेंट फैक्टर बोलेंगे। वाइल द अदर फैक्टर विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, वाइल जो ड्रॉफनेस करेक्टर था वो किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था क्योंकि F1 जनरेशन में टॉल आ रहा है, ड्रॉफ नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या लिखा है? इट इज called as a dominant factor while the other factor which is not able to express। तो while other factor का मतलब ड्रॉफनेस यहाँ पर क्या है? which is not able to express, किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए एबल नहीं है। इन प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट फैक्टर इज कॉल्ड एज रिसेप्सिव फैक्टर। जो डोमिनेंट फैक्टर है उसको हम डोमिनेंट फैक्टर बोलेंगे, जो डोमिनेटेड फॉर्म में है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, और जो रिसेप्सिव फैक्टर है जो कि दब गया है, किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, वो आपका रिसेप्सिव फैक्टर कहलाएगा। रिसेप्सिव फैक्टर कैन एक्सप्रेस इट्स ओनली होमोजाइगस कंडीशन। जो रिसेप्सिव फैक्टर है कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब यहाँ पर आप 1:2:1 का रेशियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल और प्योर ड्रॉप मिल रहा है। तो प्योर टॉल जो होगा ये आपका क्या होगा? होमोजाइगस होगा। होमोजाइगस कंडीशन होगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा है? रिसेप्सिव फैक्टर कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली होमोजाइगस कंडीशन। जो रिसेप्सिव फैक्टर है वो होमोजाइगस कंडीशन दिखा रहा है। बोथ एलील आर रिसेप्सिव। इसमें जितने भी रिसेप्सिव होंगे एलील वो कैसे होंगे? रिसेप्सिव फॉर्म में होंगे। वो कितने होंगे? रिसेप्सिव फॉर्म में होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं इन द पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट द फैक्टर करेक्टर टॉलनेस वाज डोमिनेंट ओवर फॉर द करेक्टर ऑफ ड्रॉफनेस। जो डोमिनेंट करेक्टर है वो ड्रॉफनेस करेक्टर पे क्या है? ओवरडन है, ओवर डोमिनेंट है। द एक्सपेरिमेंट मेंडल फॉर्मुलेटेड हिज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंसी। तो मेंडल के आधार पर, इस फॉर्मुलेटेड के आधार पर, यानी इस फॉर्मुलेटेड के आधार पर, इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये क्या है? डोमिनेंसी दिखा रहा है। किस पर? टॉल डोमिनेंट हो गया, ड्रॉप आपका क्या हो गया? रिसेप्सिव हो गया। क्यों? क्योंकि F1 जनरेशन में भी टॉल आ रहा है, F2 जनरेशन में भी टॉल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्योर ड्रॉप देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से हिडन नहीं हुआ है। द रिफरेंस ऑफ डॉल्फ करेक्टर F2 जनरेशन, मेंडल थॉट दैट द रिसेप्सिव करेक्टर F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस कंडीशन नाइदर डाइज नॉर इट्स कंटामिनेट। ये एक दूसरे पर कंटामिनेट है, मतलब एक दूसरे को बिना दूषित किए हुए अपने आप को उभार रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर प्योर टॉल हुआ, प्योर हाइब्रिड टॉल हुआ और प्योर ड्राफ हुआ। ये तीनों जो 1:2:1 का रेशियो जो दे रहे हैं, ये वाला जिस पर मैंने गोला लगाया है, ये क्या है? ये पूरी तरह से एक दूसरे पर बिना कंटामिनेट किए हुए, बिना दूषित किए हुए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। द रिमेन हिडन इज प्योर फ्रॉम, और ये पूरी तरह से हिडन नहीं हो पाए हैं। देयर इज नॉट ब्लेंडिंग टू करेक्टर, यहाँ पर किसी भी तरह से ब्लेंड नहीं हुआ है करेक्टर एक प्योर टॉल है, हाइब्रिड टॉल है, प्योर ड्रॉफ है। तीनों अपने आप को क्या कर रहे हैं? आसानी से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तीनों आपस में कंटामिनेट नहीं हुए हैं, तीनों आपस में ब्लेंड नहीं हुए हैं। एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर बोथ डोमिनेंट एंड रिसेप्सिव एलील्स जर्नेट, दीज आर पास्ट ऑफ द गैमेट इन द प्योर फॉर्म, और तीनों ही अपने अपने जगह पर प्योर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस ऑफ अ वन जीन। सबसे लास्ट करेक्टर मैं आपका यहाँ पर लिख रही हूँ और उसको भी एक्सप्रेस कर रही हूँ। हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे मेंडल फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है कि इसमें डोमिनेंसी करेक्टर जो है, जिसको क्या होता है? डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है?
देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये होता है कि आपका कौन सा करेक्टर डोमिनेंटेंट फॉर्म में है, कौन सा रिसेप्सिव फॉर्म में है. इट इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ डोमिनेंसी. तो ईच जेनेटिक करेक्टर इज ग्रुप्ड बाय अ पेयर ऑफ डिस्क्रीट यूनिट. दिस यूनिट इज कॉल्ड एज फैक्टर. जेनेटिक करेक्टर के आधार पर जो डिस्क्रीट यूनिट है, जो अलग यूनिट है, उस यूनिट को हम फैक्टर कहेंगे. फैक्टर मैंने पहले ही बताया है कि जो फैक्टर है उसको हम जीन कह रहे हैं. ठीक है, मेंडल ने उसको फैक्टर कहा था, इसको उन्हें नहीं पता था कि ये फैक्टर ही जीन कहलाते हैं, इनको हम जीन कहते हैं. In a dissimilar pair of a factor, one member, dissimilar pair of factor of a one member. One member में factor के dissimilar pair को dominate and the other recessive. पहला dominate बोला गया है, दूसरा recessive बोला गया है. When two factor of a pair of a heterozygous condition, जबकि दो फैक्टर पेयर के हेट्रोजाइगस कंडीशन में आते हैं. हेट्रोजाइगस का मतलब F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन है और F2 जनरेशन में भी हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिल रही है. देन ओनली वन फैक्टर एबल टू एक्सप्रेस. एक फैक्टर एक्सप्रेस फॉर्म में है इटसेल्फ, वाइल अदर रिमेन हिडन. वाइल अदर दूसरा फैक्टर क्या है, हिडन है. मतलब एक कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, एक कैरेक्टर छिपा हुआ है. ये कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, ये कैरेक्टर छिपा हुआ है. विच इज एबल टू एक्सप्रेस itself, it is called as dominant factor, जिसको हम dominant factor कह रहे हैं. while other factor is called as recessive factor, और उसका other factor recessive factor कहला रहा है. phenomenon is called as dominancy, इसको हम dominancy कहेंगे. कहने का मतलब है एक F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन में और एक होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में है. तो जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो एक में एक्सप्रेस हो रहा है और एक में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, उसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहेंगे. लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब एक करेक्टर डोमिनेंट फॉर्म में है, दूसरा करेक्टर रिसेप्सिव फॉर्म में है. जो रिसेप्सिव के ऊपर डोमिनेंसी दिखा रहा है उसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहेंगे. आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.